हिस्ट्री, हेल्थ, गवर्नेंस और जियोपॉलिटिक्स। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं कुछ ऐसे ही डायनामिक टॉपिक्स जो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए गेम चेंजर बनेंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सुप्रिया एंड आप देख रहे हैं वेरांडा आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन को, जहां हम करंट को कनेक्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से और न्यूज को लिंक करते हैं यूपीएससी के सिलेबस से। आज के सेशन में we'll decode 5 major updates that are directly relevant to the prelims, mains as well as interview prep. Topic ranges from historical discoveries to futuristic cancer therapies, etc. So let's take a quick glance on what are the 5 topics. 15th century में एक लैम्प 15th century का एक लैम्प डिस्कवर किया गया है। तो let's understand कि वो कहाँ से मिला, कैसे, and the history behind it. And the very important historical event that happened, 50 years of the emergency, इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री का एक बहुत ही डार्क चैप्टर जिसका लेगेसी आज भी बहुत रेलेवेंट है। और थर्ड है इंडिया रैंक्स 99th इन ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025। अब इस रैंकिंग के पीछे क्या फैक्टर्स थे और हम यूएन टारगेट से कितने दूर है, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट कम्स द CAR T सेल थेरेपी, जो एक कुछ गेम चेंजर बन के आया है कैंसर ट्रीटमेंट के प्रोसेस में। फिफ्थ इज जेंडर इक्विटी इन अर्बन ब्यूरोक्रेसी, जहां पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए विमेन रिप्रेजेंटेशन कितना जरूरी होता है और पॉलिसी में गैप्स कैसे हैं, दैट वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो लेट्स स्टार्ट आज के पहले टॉपिक से, जिसमें 600 साल पुराना लैंप मिलने से हमारी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को एक नया एंगल मिला। एक छोटी सी लैंप और उसमें छुपा है 15वीं सदी का एक कल्चरल रिवॉल्यूशन। रिसेंटली 15th सेंचुरी का एक लैंप डिस्कवर किया गया फ्रॉम अनंत पद्मनाभा टेम्पल लोकेटेड इन पेद्दूर, उडुपी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। इस डिस्कवरी ने एक बार फिर से हमें मेडाइवल इंडिया की रिलीजियस सिंक्रेटिज्म की याद दिला दी। लैंप पर शैवा और वैष्णवा डेइटीज के मूर्तियां एक साथ मिली, सिंबलाइजिंग अ पावरफुल यूनिटी बिटवीन शैविज्म एंड वैष्णविज्म, जो एक मिडाइवल भक्ति एरा के एक बहुत ही खास फीचर था। इस लैंप की डेटिंग जो है हुई है 1456 सी में, दैट इज द लेट विजयनगरा पीरियड। विजयनगरा एम्पायर ने आर्ट, आर्किटेक्चर और धार्मिक कोएग्जिस्टेंस को पैट्रोनेज दिया था और ये लैंप उसी का प्रमाण है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस लैंप में पुरानिक नरेटिव कार्विंग्स भी है, जो ओरल, इट इज वेरी ओरल टू रिटन ट्रेडिशन के बीच का एक ब्रिज बताता है। इट रिफ्लेक्ट्स द फ्यूजन ऑफ डिवोशनल कट्स, जिसमें हम सिंक्रेटिक वर्शिप यानी कि एक वास्तु में डाइवर्स रिलीजियस सिंबोलिज्म को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भक्ति सेंट्स लाइक जो रामानुजाचार्य एंड बसवन्ना आल्सो रिप्रेजेंटेड सच फ्यूजन मोमेंट्स। अब उन्होंने क्या किया था, कास्ट, रिचुअल और सेक्टेरियन डिफरेंसेस को ब्रिज किया था थ्रू डिवोशन। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेम्पल आइकोनोग्राफी या कुछ ग्रास रूट लेवल जो रिलीजियस इंटीग्रेशन होते हैं, उनको समझने के लिए ये ऐसे सारे रिसर्चेस बहुत काम आते हैं। एक लैंप ने हमें बताया है कि धर्म कभी डिवाइड करने के लिए बना ही नहीं था, बल्कि यूनाइट करने के लिए बना था। अब चलिए देखते हैं एक और बहुत ही इसके और फाइंडिंग्स क्या थे एंड व्हाट इज दिस आर्टिकल ऑल अबाउट। तो अभी बात करते हैं कुछ हिस्टोरिकल लेयर्स की, क्योंकि ये लैंप अभी क्या है, एक रिलीजियस आर्टिफैक्ट नहीं बल्कि एक कल्चरल टेस्टिमनी है हमारे लिए। तो दिस लैंप वाज डोनेटेड बाय अ लोकल चीफटेन नेम बसवनारस बंगा। ये हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज बताता है कि मिडाइवल टेम्पल सिर्फ रॉयल किंग्स के द्वारा पैट्रोनाइज नहीं किए जाते थे, बल्कि लोकल चीफ्स और समांतास भी टेम्पल पैट्रोनेज का हिस्सा होते थे। यानी ग्रास रूट लेवल पर भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग देखा। अब इसे डिसेंट्रलाइज्ड रिलीजियस अथॉरिटी का भी एक क्लू मिल जाता है हमें। लैंप में क्या है, दोनों डेटीज है, नटराजा है एंड अनंत पद्मनाभा, मतलब विष्णु का भी है। तो ये जो टेम्पल के रिचुअल्स है, इसके समय कितना इंक्लूसिव और नॉन सेक्टेरियन होता होगा वहां पे उस टाइम पे।
शैव और वैष्णव कल्ट्स जो थियोरेटिकली डिफरेंट माने जाते हैं, उनके बीच का एक ये जो विजुअल डायलॉग दिखता है प्रैक्टिस में, उसका बहुत ही इंटीग्रेशन देखने को मिला इस लैम्प के द्वारा। अब ये जो डिस्कवरी है हुई है उडुपी रीजन में, जो हिस्टोरिकली जाना जाता है द्वैत वेदांता ऑफ महाध्वाचार्य के लिए, एंड इट इज अ हब फॉर मिडाइवल टेम्पल आर्किटेक्चर एंड आर्ट। अब ये जो उडुपी का ट्रेडिशनल डिवोशनल वर्शिप टेम्पल सेंट्रिक लाइफ है, वो भक्ति मूवमेंट से डीपली कनेक्टेड है, यानी दिस रीजन वाज जस्ट स्पिरिचुअली बट आल्सो आर्टिस्टिकली बहुत वाइब्रेंट था ये प्लेस। अब जो ये लैम्प मिला है एक मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग देता है हमारे लिए रिलीजन के द्वारा पॉलिटिक्स और आर्ट एंड सोसाइटी 15th सेंचुरी के साउथ इंडिया में कैसी होती थी। तो एक छोटी सी लैम्प ने हमें बताया कि मिडिवल भारत की डीपर रिलीजियस यूनिटी और रीजनल कल्चर का कैसे एक दर्पण बन गया ये लैम्प। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस आर्टिकल, जहां पे विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एक स्पिरिचुअल सिंबॉलिक लेयर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक मूर्ति का हर अंग एक डीपर कॉस्मिक प्रिंसिपल को दर्शाता है। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये जो 3 इन्फोग्राफिक है उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है नटराजा एंड प्रलय तांडवा। इस लैम्प में शिवा को दिखाया गया है इन नटराजा फॉर्म परफॉर्मिंग द प्रलय तांडव। ये डांस क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन का कॉस्मिक साइकिल का सिंबल है। ये बहुत ही डायनामिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है जिसे हम रिदमिक कॉस्मोलॉजी कहते हैं। लॉर्ड शिवा एज नटराजा शोज की यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करता है थ्रू डिस्ट्रक्शन एंड रीबर्थ। आर्ट हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि नटराजा की जो आइकनोग्राफी है वो चोला पीरियड में मैच्योर हुई थी और विजयनगरा में रिफाइंड फॉर्म्स में उसको दिखाई दिया। जो आनंद पद्मनाभा है ना, विष्णु का ये रिप्रेजेंटेशन है। विष्णु को वहां पे दिखाया गया है रिक्लाइंग ऑन अ सर्पेंट अनंता। ये पोज सिंबलाइज करता है कॉस्मिक स्टेबिलिटी को, यानी जहां शिवा मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, विष्णु स्टैंड्स फॉर कॉस्मिक इक्विलिब्रियम। तो ये कॉन्ट्रास्ट हमें बताता क्या है कि शैविज्म ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन और वैष्णव जो है वो प्रिजर्व का सिंबल है। अब जब भी इस लैम्प में दोनों डेटीज का हम क्या देखते हैं, समभंगा में देखते हैं, यानी कि सिमेट्रिकल और बैलेंस्ड पोस्चर। ये पोज भरतनाट्यम और टेम्पल स्कल्पचर्स में बहुत कॉमन होती है। कामनेस और स्पिरिचुअल हार्मनी का एक सिंबल माना जाता है। अब इसका जो हाईलाइट है, मिडाइवल आर्टिसंस नॉट ओनली डिपिक्टेड डेटीज यहाँ पे बट कन्वेड एक डीपर फिलॉसफी थ्रू पोस्चर, प्रोपोर्शन एंड बैलेंस। तो हमने यहाँ पे एक इसे लैम्प से सिर्फ शैव वैष्णव हार्मोनी नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल डिजाइन फिलोसॉफी भी देखी। So it is such an important thing to understand कितनी ब्यूटीफुल तरीके से हम 15th सेंचुरी के जो भी कल्चरल और आर्ट कैसे होता था, we get to understand through such researches. So our next topic, एक रात में देश सोया था डेमोक्रेसी के साथ, लेकिन सुबह उठे ही उठा डिक्टेटरशिप के नीचे। जून 2025 जो है मार्क्स करता है 50 years since the darkest night in Indian constitutional history. वो था emergency of 1975 imposed by Prime Minister Indira Gandhi. Emergency was declared under Article 352 citing internal disturbances. पर जब असली वजह थी political survival की, as the elections was declared void by the Allahabad High Court. जो भी इसके पीछे का पॉलिटिकल एजेंडा रहा होगा तभी, बट ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड था। ड्यूरिंग दिस पीरियड डेमोक्रेसी वाज सस्पेंडेड, प्रेस वाज सेंसर्ड, अपोजिशन लीडर्स वर जेल्ड, सिविल लिबर्टी वाज क्रश्ड। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा था, जिसका एडिटोरियल एक रेफरेंस स्लाइड में दिया जाता था, बिकेम सिंबॉलिक ऑफ मीडिया रेजिस्टेंस। एक फेमस ब्लैंक एडिटोरियल भी फ्रंट पेज था जिसमें लिखा गया था, when silence is enforced, resistance speak louder. ये पीरियड हमें बताता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होती, उसे जीना पड़ता है, डिफेंड करना पड़ता है और समय समय से टेस्ट भी होता है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए,
वो तब क्या एग्जिस्ट करते थे एंड मिसयूज उसका क्या है, ये सारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप इस ये टॉपिक को हम कनेक्ट कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स के साथ भी। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, मीडिया, फेडरलिज्म, ये सारे डेमोक्रेसी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, उनका रोल क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने में हमें ये इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ना जरूरी होता है। जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, इमरजेंसी एक हमारे लिए रिमाइंडर है कि अगर चेक्स एंड बैलेंसेस फेल हो जाएंगे तो सिस्टम फेल हो सकता है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस इशू अ फर्दर मोर बेटर वे, जहां पे आपको मेंस आंसर या ऐसे कोई प्रीलिम्स पे क्वेश्चन आए तो you'll be able to answer that. I will try and help you understand step by step कि 1975 का इमरजेंसी जो है क्यों और कैसे इम्पोज किया गया था। हर अथॉरिटेरियन मूवमेंट के पीछे एक बहुत ही पॉलिटिकल क्राइसिस छुपा ही होता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। जून 12 को जो है 1975 में इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी के 1971 इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। वहां पे कुछ रीजन ऐसे बोला गया था कि उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी फॉर कैंपेन को यूज किया था वायलेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स बता के। अब जो इस जजमेंट के बाद उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप खतरे में आ गई थी और पॉलिटिकल अनरेस्ट शुरू हो गया था अक्रॉस द कंट्री। जून 25 1975 को क्या हो गया, इंदिरा गांधी जी ने आर्टिकल 350 के अंडर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, साइटिंग इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। अब ये पहली बार था जब इमरजेंसी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए इम्पोज की गई थी, नॉट ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। जून 26-27 में क्या हुआ, एक ही रात में हंड्रेड्स ऑफ अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया, इंक्लूडिंग जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, दीज वर द फ्यू नोन नेम्स। साथ ही मीडिया पर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगा दी, न्यूज रूम्स वेर आस्क्ड टू टेक गवर्नमेंट क्लियरेंस बिफोर पब्लिशिंग। अब ये जो वक्त था जब इंडियन एक्सप्रेस ने अपना एडिटोरियल भी एक बार ब्लैंक छोड़ा था। मार्च 1977 में इंदिरा गांधी ने सडनली इमरजेंसी विड्रॉ किया और जनरल इलेक्शंस अनाउंस कर दिए। और अब इसका रिजल्ट क्या था, वन ऑफ द फर्स्ट मेजर डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जब जनता पार्टी केम टू पावर रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी विद द पब्लिक मैंडेट। अब यहाँ पे हमारे लिए यूपीएससी मेंस के लिए ये टाइमलाइन कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा। जुडिशरी जब असर्टिव होता है तो एग्जीक्यूटिव पावर को उसको शेक करने की हिम्मत होती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जो होता है कैन लीड टू कॉन्स्टिट्यूशनल मिसयूज, ये देखा हमने। और पब्लिक मैंडेट रिमेन्स द अल्टीमेट चेक इन द डेमोक्रेसी, ये हमने सीखा ये 1977 के इलेक्शन से। तो इमरजेंसी की ये जो टाइमलाइन हमने बात की अभी, हमें बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी का जवाब परमानेंट होता है थ्रू द इलेक्शंस, वोटिंग एंड बैलेट बॉक्सेस। हमने बात की कि इमरजेंसी इम्पोज कैसे करी गई थी, उनके टाइमलाइन के बारे में। अब बात करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, क्योंकि जो अथॉरिटेरियन रूल का असर ना पॉलिटिकल ही नहीं सोसाइटल लेवल पे इतना डीपली फील हुआ था उस टाइम पे। इतने लोग, मतलब लाख से भी ज्यादा लोग डिटेन किए गए थे। इमरजेंसी के जो 21 महीने के दौरान 1 लाख से भी ज्यादा लोग को ट्रायल के बिना जेल भेज दिया था अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये था सबसे बड़ा क्रैकडाउन ऑन सिविल लिबर्टीज इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। जो स्टूडेंट्स थे, जर्नलिस्ट थे, ट्रेड यूनियनिस्ट, कोई एक्टिविस्ट, सबको यहाँ पे टारगेट कर दिया। फंडामेंटल राइट्स जो थे सस्पेंड किए गए, आर्टिकल 14, 19 एंड 21, लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी तक को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो एडीएम जबलपुर केस में बोला था कि ड्यूरिंग इमरजेंसी इवन राइट टू लाइफ वाज नॉट गारंटीड। ये जुडिशरी के वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड डिसीजन में से एक था। जब आया 44th अमेंडमेंट एक्ट, जहां पे हमने डेमोक्रेसी का कमबैक देखने को मिला। जब इमरजेंसी हटाई और दूसरी गवर्नमेंट पावर में आई थी तो उन्होंने 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी। इस अमेंडमेंट का मकसद ये था इमरजेंसी को इम्पोज करने के प्रोसीजर को और ज्यादा टफ बनाना। आर्टिकल 21 किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किया जा सकता, वो एक सिक्योर और बेसिक ह्यूमन राइट होता है। दिस इज व्हाट द अमेंडमेंट सेड। किसी भी हालत में
ये सस्पेंड नहीं होगा. This is what the amendment said. This amendment became a safeguard for future generations. एक कॉन्स्टिट्यूशनल फायरवॉल बनाई गई अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप. अब यही वजह है कि आज भी इमरजेंसी का जिक्र बार बार होता है जब भी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच, मीडिया ऑटोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के पर क्वेश्चन करते हैं, तो दिस ऑलवेज कम्स इनटू पिक्चर. इमरजेंसी हमें ये बताते हुए गई कि इंस्टीट्यूशंस वीक पड़ जाते हैं तब सिटीजन्स को ही कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट गार्डियन बनना पड़ता है. एक वक्त था जब न्यूज रूम में हेडलाइंस लिखने से पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था. ड्यूरिंग द इमरजेंसी फ्रीडम ऑफ द प्रेस वाज कंप्लीटली कर्टेल्ड. एवरी न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, कार्टून तक के इवन वेदर रिपोर्ट्स हैड टू बी क्लियर्ड बाय गवर्नमेंट सेंसर्स. इस सेंसरशिप का डायरेक्ट सुपरविजन करता था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. तब वो उसको हेड करते थे वीसी शुक्ला. जर्नलिज्म का मकसद था सत्य को दिखाना, लेकिन इमरजेंसी के दौरान जर्नलिज्म बिकेम स्टेट अप्रूव्ड ओनली. जो इंडियन एक्सप्रेस का जो हमने प्रोटेस्ट के बारे में पहले भी मैंने बोला आपको, जून 28 को जब इंडियन एक्सप्रेस ने अपना एडिटोरियल कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया था, सिर्फ एक लाइन लिखी थी कि ब्लैंक स्पेस इज बीइंग पब्लिश्ड एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट करके. ये जो साइलेंट स्क्रीम था सेंसरशिप के खिलाफ जर्नलिस्टिक रेजिस्टेंस का प्रतिनिधित्व कर रहा था. इसके बाद जब दूसरे न्यूज़पेपर जैसे द स्टेट्समैन एक्सेट्रा, उन्होंने भी ऐसे प्रोटेस्ट एडिटोरियल लिखे और ये मोमेंट बन गया था प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट. ये सारी चीजें हमें बताता है कि जब स्टेट कंट्रोल के अंडर चली जाएगी तो डेमोक्रेसी का असली वॉचडॉग कौन बनता है? यहाँ पे वो म्यूट बन जाता है. अभी जो एग्जाम्पल के लिए हमारे एग्जाम में भी एथिक्स इन जर्नलिज्म, रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी एक्सेट्रा, आप इसको साइड कर सकते हो ये इसको इमरजेंसी के एग्जाम्पल के तौर पे. तो आज जब हम ये जमाने में रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो सेंसरशिप या फेक न्यूज की जब भी हम बात करते हैं तो हमें इमरजेंसी के मीडिया ब्लैकआउट से जरूर इससे सीखना चाहिए. तो कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे ग्लोबल बेंचमार्क पर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ एक नंबर के तौर पे नहीं, वो एक मिरर होता है जिसमें एक देश अपने डेवलपमेंट का सच देख सकता है. For the first time, India has broken into top 100 of the Global Sustainable Development Goal Index, securing 99th rank. ये जो UN के Sustainable Development Solution Network बताता है. अब ये देखा गया है एक स्टेडी इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट है. 2022 में रैंक थी 121, 24 में हुई 109, फिर अभी 25 में हम 99th रैंक पे है. अब इससे क्या हो रहा है, इससे हम बहुत ही क्लियर पिक्चर देख पा रहे हैं कि डिस्पाइट चैलेंजेस इंडिया ने अपनी मल्टी सेक्टरल एसडीजी टारगेट्स पर काम किया है. ग्रीन एनर्जी, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा. पर ये जो रैंक है उतनी अच्छी भी नहीं है जितनी हेडलाइन में हमें लगती है. 99th रैंक का मतलब है कि वी आर स्टिल फार बिहाइंड ऑन मेनी गोल्स, स्पेशली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है हंगर के बारे में, या 5th सस्टेनेबल गोल जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट एक्शन या पीस, जस्टिस एक्सेट्रा में हम अभी भी बहुत पीछे हैं. अभी अगर आप देखोगे तो प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, क्या क्या टारगेट्स हैं, वो बेंचमार्किंग के इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए प्रीलिम्स में. ये रैंकिंग हमारे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और ग्रास रूट डिलीवरी मैकेनिज्म को इंप्रूव करने का एक सिग्नल भी है. अब आप एग्जाम में, मेंस एग्जाम में क्या लिख सकते हैं ऐसे डेटा को यूज करके, एसडीजी परफॉर्मेंस इन इंडिया, चैलेंजेस क्या थे लास्ट माइल डिलीवरी के टाइम पे, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस का इफेक्ट क्या होता है एक्सेट्रा. तो रैंक 99 एक माइलस्टोन है लेकिन डेस्टिनेशन नहीं. अब देखते हैं कि क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी, स्पेशली अर्बन गवर्नेंस, इस डेवलपमेंट को ट्रूली इंक्लूसिव बनाने के लिए क्या क्या मेजर्स लेती है. तो अब रैंक के बाद बात करते हैं परफॉर्मेंस की, क्योंकि नंबर के पीछे की कहानी और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. इंडिया ने 67 आउट ऑफ 100 का स्कोर अचीव किया है 2025 एसडीजी इंडेक्स में. ये एक 10 रैंक जंप है कंपेयर टू लास्ट ईयर्स पोजीशन.
अब ये दिखाता क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन और स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन में थोड़ा हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, पर्टिकुलरली जो है कुछ कुछ चीजों में, जैसे सैनिटेशन हो गया, या फिर देयर आर फ्यू मोर थिंग रिन्यूएबल एनर्जी में एक्सेट्रा आपको, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होती है, उसमें हमने इम्प्रूवमेंट देखी। बट ग्लोबल रिपोर्ट का एक और भी सिग्नल है, सिर्फ 17% ऑफ ग्लोबल टारगेट्स अचीव्ड। अभी ये जो है वो ट्रैक जो है वी हैव टू बी अचीविंग इट बाय 2030। तो अब जो दुनिया भर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पेस अभी भी बहुत डेंजरसली स्लो चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट एक्शन, जेंडर पैरिटी, पॉवर्टी रिडक्शन, सारे एरियाज में हमें और एक्सेलरेट करने की जरूरत है। इस स्कोर को आप यूज करके आप अपना आंसर कितनी अच्छी तरीके से लिख सकते हो, आप इमेजिन करो। इंडिया का मिक्स्ड प्रोग्रेस और जो एसडीजी के टारगेट्स हैं उनमें हमारा जो स्लो पेस चल रहा है उसके बारे में लिख सकते हो आप। ग्लोबल अंडर परफॉर्मेंस का कॉम्पिटिटिव एंगल बता सकते हो। तो और जो हम हमेशा बात करते हैं कि डेटा ड्रिवन गवर्नेंस को हम कैसे लोकलाइज्ड एसडीजी मैपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो इंडिया ने एसडीजी रैंकिंग में जरूर टॉप किया है, लेकिन रियल चैलेंजेस अभी भी हम फेस कर रहे हैं, और वो चैलेंजेस तब तक नहीं रहेंगे जब तक जेंडर इक्विटी जैसे इश्यूज अर्बन गवर्नेंस के कोर में हम देखेंगे। ये जो डेवलपमेंट का सफर होता है ना, वो अकेले का नहीं होता, उसके पड़ोसी भी उसी स्पीड और स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब जो 2025 एसडीजी इंडेक्स प्रेजेंट a mixed picture of South Asia. Let's take a look at how India fares compared to neighbor countries. Bhutan का रैंक है 74. Despite being a small economy, Bhutan has topped the South Asian region. उन्होंने environmental conservation और community centric development को बहुत अच्छे से बैलेंस किया। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मॉडल का एक प्रैक्टिकल इम्पैक्ट यहाँ पे देखा। नेपाल है 85th रैंक पे, जो नेपाल ने हेल्थ केयर एक्सेस, जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन आउटकम्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई। इंडिया का रैंक है 99th, जो हम टॉप 100 में आ चुके हैं, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, लेकिन वी हैव टू वर्क। बांग्लादेश का रैंक है 114। बांग्लादेश ने मैन्युफैक्चरिंग और फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में काफी प्रोग्रेस किया, बट क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज और गवर्नेंस इशू ने उनकी जो रैंकिंग है वो पुल डाउन की। अब पाकिस्तान तो 140th रैंक पे है। इट इज स्ट्रगलिंग विद इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेजिलिटी एंड एजुकेशन ड्रॉप आउट रेट्स एक्सेट्रा। तो ये हमें क्या बताता है कि रीजनल कोऑपरेशन फॉर एसडीजीज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। Why governance quality impact indexes outcomes? तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है whenever we are understanding such kind of articles or information. Sustainable development सिर्फ जीडीपी से नहीं होगी, गवर्नेंस, पार्टिसिपेशन और प्रायोरिटाइजेशन से आती है ये। तो एसडीजी रिपोर्ट कार्ड ने हमें क्या बताया कि साइज डजंट डिटरमाइन द सक्सेस, पॉलिसी क्लैरिटी डज। आज का नेक्स्ट टॉपिक है एक बहुत ही रियल और बड़ा ब्रेक थ्रू, revolutionary development in cancer therapy has been achieved. CAR T cell therapy can now be done directly inside the human body, that is in vivo. पहले क्या होता था, एक्स विवो मेथड यूज करते थे, पेशेंट के ब्लड से टी सेल्स निकाले जाते थे, लैब में जेनेटिकली इंजीनियर करते थे उसको, फिर वापस बॉडी में इन्फ्यूज किया जाता था। बहुत ही कॉस्टली, टाइम कंज्यूमर और इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंट प्रोसेस हुआ करता था ये। अब न्यूज में ये है बात कि साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ मेथड टू जनरेट CAR T cells directly inside the body using mRNA nanoparticles. ये टेक्निक CRI, SPR और कोविड वैक्सीन के टाइम से डेवलप हुई mRNA टेक्नोलॉजी के एडवांस्ड एप्लीकेशन से की है। India faces a very high cancer burden, over 14 lakhs cases annually. अब ये जो in vivo approach है वो affordable है, scalable है और rural reachable भी है. This is a made in India moment in biotech which can help us reduce import dependency for precision cancer treatment. अब हम इसको एक केस स्टडी से ले सकते हैं, केस स्टडी जैसे कि हेल्थ केयर टेक एक्सेसिबिलिटी को यूज करके हम एक बहुत अच्छे से आंसर ले सकते हैं।
पब्लिक हेल्थ एंड इनोवेशन इकोसिस्टम को अगर हम एक ही को ब्रिज करेंगे तो हाउ ब्यूटीफुली विल कम आउट विथ सच काइंड ऑफ इनोवेशंस। तो जब साइंस और स्केलेबिलिटी एक साथ चलेंगे तभी भारत जैसे कंट्रीज के लिए, हमारे लिए हेल्थ केयर एक ट्रूली यूनिवर्सल बनेगा। सो नाउ वी ट्राई अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली डिफरेंस कैसे होता है ये जो CAR-T थेरेपी में, क्योंकि टेक्नोलॉजी का असली इम्पैक्ट तभी होता है जब वो एग्जिस्टिंग सिस्टम से फास्टर हो, चीपर हो और ज्यादा स्मार्ट हो। अब जो ट्रेडिशनल मेथड था उसका, ये जो एक्स विवो बोलते थे उसको, सबसे पहले वहां पे क्या होता था, पेशेंट के ब्लड से टी सेल्स को निकालते थे, लैब में उनको जेनेटिकली इंजीनियर करके वापस बॉडी में डाल देते थे। फिर ये जो प्रोसेस थी, इसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये था क्योंकि ये स्लो भी था और कॉस्टली था और बहुत ही ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी था। सिर्फ एलिट हॉस्पिटल्स में ही ये सारी चीजें अवेलेबल होती थी। अब पेशेंट को मल्टीपल हॉस्पिटल विजिट और इम्यून कॉम्प्लिकेशंस का भी एक रिस्क हो जाता था इसके चलते। ये नया वाला जो मेथड है, यहाँ पे क्या हो गया, इसमें mRNA को लिपिड नैनो पार्टिकल्स के जरिए इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली इनटू द पेशेंट्स बॉडी। बॉडी के खुद के इम्यून सेल्स ही CAR रिसेप्टर्स बन जाते हैं। तो और ये कैंसर सेल्स को टारगेट करेंगे और उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। इसका मतलब है लैब में कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, एक्सपेंसिव सेटअप की जरूरत नहीं होगी, लोअर कॉस्ट के चलते वाइडर एक्सेसिबिलिटी पॉसिबल है। हम क्या कर सकते हैं, हम इस कंपैरिजन को यूज कर सकते हैं टू हाईलाइट एप्लीकेशन ऑफ mRNA बियॉन्ड द वैक्सीनेशंस। सो जब तक कैंसर को डिफीट करने वाली टेक्नोलॉजी एलिट लैब से तक सीमित ना होके सोल्यूशन पूरे लोगों को मिले, जहां पे हम सारे लोगों को इंक्लूड कर पाए, दैट इज द रियल सक्सेस वी आर अचीविंग। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द रियल बेनिफिट ऑफ दिस ब्रेक थ्रू, क्योंकि कोई भी मेडिकल इनोवेशन तभी मीनिंगफुल होगा ना जब वो पेशेंट तक इजीली, सेफली और सस्टेनेबली पहुंच पाए। So let's break down the 4 major advantages of in vivo CAR-T therapy. Cost reduction की बात की हमने, जहाँ पे पहले वाला बहुत स्लो होता था, लैब सेटअप की वजह से बहुत एक्सपेंसिव बन जाता था। तो अब क्या हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन का नीड कम हो गया, सारे एक्सपेंसिव कट डाउन होने के बाद कॉस्ट अपने आप इस ट्रीटमेंट का रिड्यूस हो जाता है। इम्प्रूव सेफ्टी देखने को मिलेगी क्योंकि इस थेरेपी में वायरल वेक्टर्स का यूज ही नहीं होता, mRNA is directly delivered। अब ये क्या करेगा, एलिमिनेट द रिस्क ऑफ इंसर्शनल म्यूटेजेनेसिस, जो ट्रेडिशनली जीन थेरेपी का एक बहुत ही मेजर कंसर्न हुआ करता था। ये सेफर है स्पेशली फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। एक्सेसिबिलिटी की बात करेंगे तो ये जो मॉडल है उसका पोटेंशियल है टू स्केल लो रिसोर्स सेटिंग्स, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं या आयुष इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज हैं, उनमें भी हम इसको अवेलेबल बनवा सकते हैं। वर्सेटिलिटी की बात करें तो ये सिर्फ कैंसर तक लिमिट नहीं है, ऑटो इम्यून डिसीज जैसे ल्यूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे ये जो रेयर जेनेटिक कंडीशंस होते हैं, उनमें भी एक स्कोप दिखाई देता है डेवलपमेंट का। तो हम ये सारे पॉइंट्स को यूपीएससी मेंस आंसर में लिख सकते हैं, दिखाने के लिए कि कैसे बायोटेक लेड पब्लिक हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करता है। या फिर जो अभी हमने देखा ना पिछले आर्टिकल में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो हेल्थ के रिलेटेड होता है, उसमें हम ये ऐसे सारे इनोवेशंस कैसे हेल्पफुल कर सकते हैं। तो ये जो मॉडल है हमें एक नए हेल्थ केयर डायरेक्शन को दिखाता है, अफोर्डेबिलिटी, रीच भी बताता है एंड इंक्लूसिविटी भी बताता है। So let's now move towards our 5th topic, gender equity in urban bureaucracy। अब जब भी ऐसे कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अभी जब भी स्मार्ट सिटीज की बात हो, स्मार्ट सिटीज बनाने से पहले जरूरी होता है सेंसिटिव सिटीज बनाना, और ये तभी होगा जब ब्यूरोक्रेसी में जेंडर बैलेंस होगा। As India races towards becoming $5 trillion economy, it is undergoing massive urban transformation through schemes like Amrut, Smart City Mission, etc. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अर्बन गवर्नेंस रिमेन्स मेल डोमिनेटेड, स्पेशली टेक्निकल रोल्स, प्लानिंग अथॉरिटीज एक्सेट्रा में।
महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत ही मिनिमल देखी, नॉट जस्ट इन नंबर्स बट इन इन्फ्लुएंस एज वेल। तो एक्चुअली ये इक्विटी जो है मैटर क्यों करता है? जब भी हम वुमेन इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वुमेन ऑफिसर्स जो है एक अपना पर्सपेक्टिव ऑफ सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी एक्सेट्रा उस हिसाब से सिटी को डिजाइन कर सकते हैं। और जब जब कोई जेंडर ड्राइवर्स ब्यूरोक्रेसी होता है तो वो इंश्योर करता है सिटी मीट्स द नीड ऑफ ऑल रेसिडेंट्स। इक्विटी एज अ राइट को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो इट इज अबाउट शिफ्टिंग द लेंस थ्रू व्हिच सिटीज आर गवर्नड। हम लोग इसको ना बहुत अच्छे से सोशल जस्टिस का इशू भी बना सकते हैं, ऐसे में भी लिख सकते हैं, अर्बनाइजेशन में अगर कुछ आ गया तो यू कैन राइट दिस एज अ वन ऑफ द चैलेंजेस। तो जेंडर इक्विटी अगर आपको किसी सेक्टर स्पेसिफिक डिमांड नहीं होती, ये एक फाउंडेशनल रिफॉर्म है जिसके बिना अर्बन इंडिया इंक्लूसिव बन ही नहीं सकता। चाहे वो हेरिटेज हो या हेल्थ केयर हो या जो भी हो, विमेन लीडरशिप का एक विजन हमें हमेशा अधूरा दिखा। लेट्स टेक अ लुक ऑन दिस डेटा, जहां पे हम विमेन पार्टिसिपेशन को नंबर्स के थ्रू जानते हैं। वुमेन का करंटली स्टैंड क्या है इंडियन गवर्नेंस में, देखते हैं। 46% इन लोकल पॉलिटिक्स, तो ये नंबर इंप्रेसिव लग सकता है, बट इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है पंचायती राज का, जो 33% रिजर्वेशन होता है उसमें। ग्राउंड लेवल गवर्नेंस में विमेन की पार्टिसिपेशन तो है, लेकिन डिसीजन मेकिंग रोल्स में उनका इन्फ्लुएंस बहुत सिंबॉलिक होता है। 20% इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आउट ऑफ ऑल आईएएस ऑफिसर्स सिर्फ 1 in 5 आर वुमेन। पॉलिसी मेकिंग हो, इम्प्लीमेंटेशन हो एक्सेट्रा, उसमें ये जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट है। जेंडर न्यूट्रल लॉज भी अभी तक के इंक्लूसिव नहीं हो पाए हैं। 11.7% का जो है इन पुलिस फोर्स। जब हम अर्बन सेफ्टी की बात करते हैं, पुलिसिंग बिकम्स अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, लेकिन जब पुलिस फोर्स में ही वुमेन की रिप्रेजेंटेशन इतनी कम है, हाउ कैन बी द सिटीज बी डिजाइन फॉर वुमेन? वुमेन बीट ऑफिसर्स होते हैं ना, फीमेल स्टेशन हेड्स, जेंडर डेस्क एक्सेट्रा, इन सब का शॉर्टेज डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है रिपोर्टिंग को, रिस्पॉन्सिवनेस को और ट्रस्ट फैक्टर को भी। सो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो जेंडर इम्बैलेंस होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पे हम देखेंगे द रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जेंडर इम्बैलेंस इन अर्बन गवर्नेंस, स्पेशली इन सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। अर्बन डिजाइन गैप्स जो होते हैं, जैसे कि एक मुंबई का केस स्टडी है। According to urban safety audits in Mumbai, over 60% of public spaces were poorly lit and considered unsafe for women. ये सिर्फ एक लाइटिंग का इशू थोड़ी है, यहाँ पे प्लानिंग फेल्योर का भी आप एंगल देखोगे। So where is the gap यहाँ पे? अभी जो दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई जैसे मेजर सिटीज है, उनमें मेट्रोज, एक्सप्रेसवे, स्मार्ट सिटी जोन्स डेवलप होते हैं, but in all these mega projects very few women are part of the planning committees. डिजाइन हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, पॉलिसी अप्रूवल्स हो, सभी स्टेजेस पे एक मेल डोमिनेंस हमें दिखा। अब इसका रिजल्ट क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिएटेड फॉर वुमेन बट नॉट बाय वुमेन, leading to blind spots in mobility, safety, access to toilets, etc. अब हमारे लिए ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, that is link between gender representation and inclusive development पे। हमें इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेफ्टी ऑडिट्स एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की सख्त जरूरत है। तो जब तक शहर डिजाइनिंग टेबल पर विमेन नहीं होंगी, तब तक फुटपाथ से लेकर फ्लाईओवर तक हर जगह पे आप जेंडर गैप ही देखोगे। और ये सिर्फ डेटा नहीं है, हर महिला का जो डेली एक्सपीरियंस है वो उस पे भी इम्पैक्ट करेगा। हम जब भी जेंडर इक्विटी की बात करते हैं ना, तो इट इज नॉट अबाउट ओनली द जेंडर इक्विटी। सिटी प्लानिंग के ब्लू प्रिंट को भी हम उसको एक नजर डालते हैं टू अंडरस्टैंड कि ये इशू कैसे जेंडर रिस्पॉन्सिव बन सकता है। सेफ्टी ऑडिट्स की बात करेंगे तो अर्बन प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप होना चाहिए रेगुलर सेफ्टी असेसमेंट। अब जो ये पब्लिक प्लेसेस है वहां पे एडिक्वेट लाइट है या नहीं, इमरजेंसी एक्सेस पॉइंट्स हो या नहीं, या विजिबिलिटी सर्विलेंस फुटपाथ पे वो होता है या नहीं एक्सेट्रा। मुंबई, हैदराबाद जैसे कुछ सिटीज हैं जो सेफ्टी ऑडिट शुरू किए हैं उन्होंने,
but we need it to be nationwide. इंक्लूसिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे जहां पे पब्लिक ट्रांजिट मस्ट बी डिजाइन कीपिंग इन माइंड वुमेन रियल ट्रैवल पैटर्न, शॉर्ट ट्रिप्स, ऑफ पीक आवर्स एक्सेट्रा, कैरिंग चिल्ड्रंस एक्सेट्रा. जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा पिंक ऑटोज, रिजर्व्ड कोचेस, ये सारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो काफी वुमेन सेंट्रिक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तभी इंक्लूसिव होगा ना जब वो यूसेज पैटर्न के एनालिसिस से इंस्पायर्ड हो. इफ यू टॉक अबाउट जेंडर बजटिंग, तो जेंडर बजटिंग बहुत ही मतलब उसका मीनिंग होता है एलोकेटिंग स्पेसिफिक फंड्स टू अ पर्टिकुलर सेक्शन. फॉर एग्जांपल मोर विमेन पब्लिक टॉयलेट लगेंगे, लाइट्स लगेंगे पार्क में, विमेन स्पेसिफिक नाइट शेल्टर्स होने चाहिए एक्सेट्रा. तो इसके लिए जो है जेंडर बजटिंग एक एक्सेलरेटर साबित होगा. हम ये सारा फ्रेमवर्क जो अभी हमने देखा, वी कैन राइट इट इन योर मेंस आंसर एज वेल. अब जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की हमने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 11 गोल जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करता है. हमारे आसपास के कंट्रीज में जैसे साउथ कोरिया है, फिलीपींस है, they are showing the world that gender balanced bureaucracy don't just look good, they deliver better result. यहाँ पे हम लोग एक अंडरस्टैंड करते हैं कि उन्होंने क्या अचीव किया. साउथ कोरिया में जो है बेटर मैटरनल हेल्थ केयर आउटकम्स ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन प्लानिंग हेल्थ केयर देखने को मिला था. फिलीपींस में देखा गया था कि अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग जो हुआ था इम्प्रूव हो गया व्हेन वुमेन प्लानर्स फैक्टर्ड इन सेफ्टी, लाइट्स जैसे चीजों को. तो अब ये जो हमने देखा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है. उनसे अगर हम कुछ सीख सकें और इम्प्लीमेंट करें हम, तो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन. हमारा जो 99th रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, हम वो टारगेट भी थोड़ा और अचीव कर सकते हैं. अब ये जो रिजर्वेशन की जब भी बात होती है, तो ब्यूरोक्रेसी जो है जेंडर डाइवर्स हो तो एट एवरी लेवल, तो कितना डेवलपमेंट थ्रू एवरीथिंग, थ्रू एवरी एंगल इज पॉसिबल. अब जो ये ग्लोबल एग्जांपल्स हमने बताए, यहाँ पे डिस्कस किए ना, आप कभी भी अगर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं तो यू कैन साइट दिस एग्जांपल. तो वी आर फाइनली मूविंग टुवर्ड्स एंडिंग द सेशन. अब हमने ये जो कोर थीम्स देखे वो क्विकली रिटेन करने की कोशिश करते हैं. कल्चरल हेरिटेज के बारे में बात किया हमने, कैसे एक लैंप है, एक पहचान बन गया है, द डिस्कवरी ऑफ 15th century सिंक्रेटिक ऑयल लैंप. अब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में बात किया, एक बहुत ही डार्क फेज जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को जीतना मुश्किल बन गया था और जीना ही मुश्किल हो गया था उसी टाइम पे. तो इंटरनेशनल स्टैंडिंग, हमारा रैंक कैसे हमने टॉप 100 में अपनी जगह बना दी है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स. फिर देखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू, एक साइंटिफिक एडवांसमेंट जो हेल्थ केयर को लैब से निकालकर पेशेंट तक पहुंचाता है, इंपॉर्टेंट फॉर GS3. एंड देन वी came across a very nice article where we saw a gender equality in urban bureaucracy की जरूरत for better governance for urban development. तो ये सारे जो important points हैं हमने सीखे. आप हमेशा याद रखना, आप कभी भी सारी चीज मेमोराइज नहीं कर पाएंगे. अगर आप ऐसे डॉट्स कनेक्ट करेंगे हर आर्टिकल एक दूसरे के साथ, यूपीएससी के सिलेबस के साथ, देन यू विल बी एबल टू रिमेम्बर इट ड्यूरिंग योर एग्जाम. तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं. अगर आपको ये अच्छा लगा तो डू विजिट द सेशन टुमारो. We'll come up with 5 more important topics tomorrow as well. This is me Supriya. I will meet you tomorrow again एक नए इंसाइट के साथ. स्मार्ट बनोगे तभी आप रैंक में आओगे. तो let's meet tomorrow. Thank you very much. Veranda IAS, where your dream becomes reality.